हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या बिहार में ओवैसी की वजह से एनडीए को बहुमत मिली? आइए जानते हैं पूरा मामला। जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से कुछ मनोरोगी मुसलमान ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो अब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन गए होते। कैसे भाई? जब सीट का अंतर बहुत ज़्यादा है, वोट काटने वाली बात फिट नहीं बैठ रही है, तो एक दूसरा राग अलापना शुरू किया है मजलिस मुखालिफों ने, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। मैं दलील के साथ ये साबित करने वाला हूँ वो क्या है और कैसे गलत है। आइए जानते हैं आगे वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखकर अपनी राय ज़रूर दें, और अगर से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो ज़रूर करें। चलिए आइए बात शुरू करते हैं। इस चुनाव में मुसलमानों के एक तबके ने पूरी कोशिश की कि सीमांचल के लोग मजलिस को वोट न दें। प्रचार के दौरान इन लोगों ने अपना वरना भाजपा आ जाएगी वाला खानदानी राग खूब अलापा। इनके जहनी आकाओं ने राज्य में भाजपा गठबंधन को हराने के लिए जोर लगाने के बजाय अपनी पूरी ताकत सीमांचल में लगा दी ताकि मजलिस को कामयाबी न मिले। यूपी से इमरान प्रतापगढ़ी जैसे भाड़े के शायरों के साथ साथ अखिलेश यादव के मुसलमान नौकरों को भी बुलाया गया था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वफादारी दिखाते हुए मजलिस के खिलाफ आग उगली, खूब दुष्प्रचार किया। महागठबंधन उनके मुसलमान नौकर और मनोरोगी मुसलमानों ने खूब कोशिश की, जोर लगाया, लेकिन सीमांचल की आवाम नकारात्मक राजनीति से बाहर आ चुकी थी। वरना बीजेपी आएगी के डर से आगे निकलकर डर के आगे जीत है वाली थ्योरी पर अमल करने को तय कर चुकी थी। फिर वही हुआ जो तय था। लोगों ने मजलिस को इज्जत से नवाजा। आज़ाद मुस्लिम क़यादत के विरोधियों का मुंह काला हो गया, लेकिन मुंह के बल गिरकर भी अक्ल आ जाए तो मनोरोगी कैसे। इसलिए चुनाव के बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पहले ये अफवाह उठाई कि मजलिस की वजह से कई सीटों पर नुकसान हुआ, लेकिन जब डेटा सामने आया कि 2-3 सीटें ठगबंधन की और 2 सीटें मजलिस की कम हो गई, तो साफ हुआ कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, दोनों का हुआ है। और चुनावी राजनीति में हार जीत ये सब होना आम बात है। जब आंकड़ों में झूठ फैलाना मुमकिन न रहा, तब मनोरोगियों ने दूसरा फार्मूला निकाला। और क्या ये फार्मूला क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करने से राज्य का माहौल बदल गया, जिससे बहुसंख्यक समुदाय एकजुट होकर भाजपा की तरफ चला गया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं इसको गलत कह रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अगर से इनका वाला फार्मूला मान लिया जाए कि 19% एक तरफ, 18% एक तरफ और 82% एक तरफ, तो फिर ये सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलते हैं आरजेडी को? तो ये एक तरफ वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर से बात होती तो आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ 15 लाख आरजेडी को वोट मिले हैं, जो कि सभी पार्टी से ज़्यादा हैं। जब 82% एक तरफ हो ही चुके थे एनडीए की तरफ, तो ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा वोट कहाँ से आए? जबकि आंकड़ों को देखा जाए तो ये भी झूठ है। ओवैसी के मुस्लिम मुख्यमंत्री वाले बयान के बाद एनडीए के किसी एक भी नेता ने प्रतिक्रिया में गलत बात नहीं कही, ना ही किसी ने भाषण में वरना मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा वाला डर दिखाया। साल 2005 में हुए चुनाव में जेडीयू भाजपा को बहुमत मिला था, जबकि ओवैसी का बिहार में नामो निशान नहीं था। 2010 के चुनाव में भी आप लोग देख सकते हैं कि एनडीए को 204 सीटें मिली थी, जबकि ओवैसी उस टाइम भी बिहार में नहीं थे। उनकी एंट्री बिहार में उस टाइम नहीं हुई थी। AIMIM पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही थी। 2020 के चुनाव में भी एनडीए सरकार बनी थी, तब भी ओवैसी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात नहीं की थी। रही बात ताज़ा चुनाव की, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात तब उठाई जब महागठबंधन ने 2% आबादी वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया और करीब 15 सीटें छोड़ी गईं। अब उसका नतीजा क्या हुआ आप लोग जान रहे हैं। एक भी सीट इनकी आई नहीं है। इन सीटों में लगभग आधी सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद भी सहनी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। पूछने पर मजाक उड़ाया कि मेरे पास सिनेमा का टिकट थोड़ी ना है जो हर किसी को बांटता चलूं। इस घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं। जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं। ये एक साधारण सी बात थी। किसी भी एनडीए नेता ने इस पर बवाल नहीं मचाया। फिर एक भाषण में ओवैसी साहब ने कहा
कि उप मुख्यमंत्री अब नहीं बल्कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं थी। ये चुनावी भाषण था, हर पार्टी देती है। जैसे कि मैं अभी आगे एग्जांपल दूंगा कि किस किस ने ऐसा ऐसा कब कब किया है। ज्यादातर सिर्फ यूपी में चुनाव लड़ने वाली बसपा के नेता भाषणों में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है का दावा करते रहते हैं। 15-20 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले एनसीपी वाले भी दावा करते थे कि इस बार पवार साहब को पीएम बनाना ही है। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को भी इसी तरह लिया गया लाइटर मूवमेंट में, लेकिन मनोरोगी मुसलमान इसको मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने आकाओं की सियासी नपुंसकता का ठिकरा ओवैसी को पर फोड़ना है, अपने आकाओं की नाकामी का पर्दा डालना है। मजलिस के सियासी सफर का इतिहास है कि मजलिस नेताओं के भाषणों की वजह से आज तक एक कंकर भी उठाया गया नहीं, किसी एक गैर मुसलमान पर जुल्म नहीं हुआ, ना तकलीफ पहुंचाई गई। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है। बहरहाल ओवैसी बंधुओं के बयानों भाषणों से अगर हिंदू एकजुट होते तो ध्रुवीकरण होता तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में होता। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीब 44 सालों से हैदराबाद अखंड आंध्र प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन आज तक वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। अकबरुद्दीन ओवैसी का कथित भड़काऊ भाषण वही 15 मिनट वाला 2012 में हुआ था। उसके 2 साल बाद यानी मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद तेलंगाना राज्य में पहला चुनाव हुआ था, लेकिन भाषण और विवाद ताजा होने के बावजूद तेलंगाना में भाजपा नहीं जीती। 2018 में दूसरा चुनाव हुआ, तब भी भाजपा नहीं जीती, और जब 2023 में तीसरा चुनाव हुआ तो टीआरएस की जगह कांग्रेस जीत गई, लेकिन भाजपा की जगह नहीं मिली, भाजपा को वहां पर जगह नहीं मिली। अगर ओवैसी बंधुओं के मुसलमानों के अधिकारों के लिए किए गए भाषणों से हिंदू एकजुट होते या भाजपा को फायदा होता तो ये सब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सबसे पहले हो गया होता, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र में 2014, 2019 और 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना को बहुमत मिला। यहाँ तो ओवैसी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात नहीं की थी। महाराष्ट्र की राजनीति में मजलिस 2014 से सक्रिय है, लेकिन आज तक किसी हिंदुवादी नेता ने वरना ओवैसी आ जाएगा वाला डर नहीं दिखाया। अलबत्ता 2024 के चुनाव में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की चुनावी अपील ने जरूर भाजपा को बड़ा हथियार दिया था। मध्य प्रदेश में 2005 से लगातार भाजपा जीतती आ रही है, वहां तो मजलिस गई ही नहीं, फिर हिंदू क्यों एकजुट हो गए? तो कांग्रेस भी जीत सकती भाई, ये कौन सा सेक्युलर पार्टी है ना, तो वहां पे तो जाके अनसेक्युलर वाली किसी ने बात नहीं की थी, तो फिर वहां 2005 से क्यों लगातार बीजेपी की सरकार है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ओवैसी को 1% वोट मिला, मुसलमानों का 71% वोट समाजवादी पार्टी को गया, फिर भी भाजपा प्रखंड बहुमत से जीत गई। बात दूसरी यहाँ पे देखते चले कि यहाँ भी ओवैसी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की बात का मुद्दा नहीं उठाया था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? असम में ओवैसी नहीं गए, बल्कि देश के चुनिंदा जगहों पर चुनिंदा सीटें लड़ने के अलावा ओवैसी की मौजूदगी कहीं भी नहीं है, लेकिन भाजपा देश के ज्यादातर हिस्सों पर सत्ता कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय चाहता है, और वो असदुद्दीन ओवैसी को देखकर नहीं चाहता, बल्कि आरएसएस की 100 सालों की मेहनत ने इस समुदाय की चाहत ही ऐसी बना डाली है कि अब हर जगह और बहुत जगहों पे और बहुत स्टेट में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है। अब हारने के बाद दूसरे पे के सर पे ठिकरा फोड़ने के बजाय अपनी हार का सबब, अपनी हार का रीज़न तलाश करने की ज़रूरत है, तब जाके कहीं कुछ मामला बैठ सकता है। और बहुत सारी बातें हैं, अभी वीडियो में सारी बातें नहीं की जा सकती हैं, नहीं तो और बहुत सारे जवाब, बहुत सारा डेटा जो है तो है हमारे पास। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अभी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।